हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम एंड डिफरेंशियल सरफेस इसका कंसेप्ट स्टडी किया था डीप में, और साथ ही साथ हमने कुछ ट्रिक्स भी स्टडी करी थी कि हम इन फॉर्मूलेस को कैसे याद रख सकते हैं। आज के लेक्चर में उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक फिगर मैंने यहां पर बना रखा है और साथ ही साथ आपके लिए 5 to 6 प्रॉब्लम्स हैं। तो यहां पर अब आपको एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा। वो पॉइंट आपके लिए क्या है कि ईएमएफटी में फिगर वाले क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि स्टार्टिंग से ही मैं फिगर वाले क्वेश्चन आपको करवाते चलूं ताकि आपकी प्रैक्टिस बन जाए, आपको डर ना लगे इन क्वेश्चन से। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई बहुत इजी होते हैं, बस हम फिगर देखकर सोचते हैं कि बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब हम इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप देखो, इस फिगर को पहले आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना है बिल्कुल। तो इस फिगर में अगर आप देखोगे तो इस फिगर का शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा है, हम ऐसे करके देखते हैं। आप अगर आराम से ऑब्जर्व करोगे तो देखो आपको सिलेंडर जैसा दिखाई दे रहा है। 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो, ये आपको सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, तो जब आपने ये बात समझ ली कि यहां पर ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है, उसके बाद फिर आपको क्या समझना है? उसके बाद आपको यह समझना होगा कि यहां पर जो आपको पॉइंट्स दिए हैं उनके अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो ये आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेड है सारे के सारे पॉइंट्स। और जब आपको पता चल चुका है कि ये सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री, आप देखो ना इस तरीके का कर्व है, ठीक है ना, ये फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। तो जब आपको पता चल गया है कि सिलेंड्रिकल ज्योमेट्री है ना, तो सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एफ ओ, इन सबको आप कन्वर्ट कर दोगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उसके बाद ये प्रॉब्लम है हमारे पास लेंथ की, सरफेस एरिया की, वॉल्यूम की, जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखो, अगर यहां पर मैं डिस्कस करूं पॉइंट ए के बारे में, तो पॉइंट ए कितना है 5 0 0। अब देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको पहले सिखा चुका हूं, तो ये काम हम यहां पर स्पीड से करेंगे। तो इसे अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करें तो आप याद करो इसे क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड, ये आपको पता है। सिलेंड्रिकल मतलब रो फाई जेड, रो कॉमा फाई कॉमा जेड। रो का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई तो 0 है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी रो की आपकी 5 की 5 रह जाएगी, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अब फाई का फॉर्मूला देखो क्या था, tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो y 0 है ना, तो 0 बाई 5 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कितना होता है आपका 0 डिग्री, ये पता होना चाहिए हमें। तो यहां पर आप मेंशन कर दोगे 0 डिग्री। अब नेक्स्ट आपका है z। आपको पता है z के ही इक्वल होता है रो फाई z एक्स वाई जेड, z दोनों में सेम होते हैं। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया। ये देखो वैल्यूज ना इतनी इजी देगा ना आपको प्रॉब्लम में कि ये कन्वर्जन में आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके बाद आप देखो b को, b क्या है 0 5 0, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो फिर से 0 5 है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 ही रहेगा रो की वैल्यू। z तो आपका z ही रहेगा, z बेसिकली था क्या प्रीवियस केस में 0 था, इस केस में भी क्या है 0 ही है। और आप देखो फाई tan इनवर्स y बाय एक्स, तो tan इनवर्स 5 अपॉन 0, 5 अपॉन 0 मतलब इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है देखो, अगर ये सब नहीं पता होगा तो फिर आप कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। तो आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस, वैल्यूज, ये सब तो याद रखनी है, और नहीं याद होती ना तो एक टेबल में अपने पास एक नोट्स बना के रख लो और उस टेबल को बार बार फॉलो करो। ठीक है, तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो देखो यहां पे कितना हो जाएगा, या तो आप 90 डिग्री लिख दो या तो आप पाई बाय 2 लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट आप समझो C कितना है, C है 0 5 10। फिर से देखो x 0 है y 5 है, तो रो तो 5 ही हो जाएगा। अगेन 0 5 0 5 सेम है, तो 5 भी सेम रहेगा, और z कितना हो जाएगा 10। देखो कितना स्पीड से हो गया, d कितना है 5 0 और 10, तो यहां पर 5 हो जाएगा आपका रो tan इनवर्स y बाय एक्स, मतलब tan इनवर्स 0 डिग्री, और इसके अलावा 10 आपका क्या हो जाएगा z। नाउ नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट और क्या रह गया है f।
देखो एफ का पॉइंट दिया नहीं है, लेकिन क्या हम समझ नहीं सकते? देखो एफ आपका जेड एक्सिस पे है, मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो था आपका, और जेड की वैल्यू कितनी है? देखो जेड की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो ना, देखो ये दोनों सेम है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हाइट पे है आपका, तो जेड की वैल्यू कितनी है? 10 है ना सी पे, तो यहां पर भी क्या होगी? 10 ही होगी। देख लो सेम हाइट पे है दोनों, सी और एफ, तो कितना हो जाएगा आपका? 10। यहां पर अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप करना, देखो z की वैल्यू तो आप 10 लिख दोगे, रो की वैल्यू आप 0 लिख दोगे, क्योंकि √x² + y² दोनों ही 0 है, x और y। फाई की वैल्यू में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो क्या? फाई की वैल्यू होती है tan 1y by x, दैट मीन्स tan 1 0/0, तो आप जानते हो 0/0 डिफाइंड नहीं होता। तो इस सिचुएशन में आपको करना क्या है? ठीक है, इस सिचुएशन में कोई कैलकुलेशन नहीं करना आपको, जब दोनों 0 0 होंगे तो फाई को आपको 0 डिग्री ही लेकर चलना है, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? ओ में क्या है? 0 0 0, सेंटर है ना, आप देख सकते हो, तो 0 0 0 हो गया आपका, तो यहां से अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये बेसिकली आपका जो ओरिजिन है आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ओरिजिन पे जो आपने 0 0 0 मेंशन किया है उसके थ्रू यहां पर भी एक्चुअल में 0 0 0 ही आएगा। क्यों? z तो 0 ही है, रो भी 0 है, फाई मैंने बोला जब दोनों 0 होंगे तो आपको 0 डिग्री ही मेंशन करना है। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं ना 0 डिग्री इसलिए लगाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये फाई है, अदरवाइज यहां पर मैंने रेडियन में शो किया है। ठीक है, तो आपको अब आइडिया है कि ये 90 डिग्री है और 0 डिग्री है, या 0 और π/2 है। अब आप समझो, ये सारे पॉइंट्स कन्वर्ट हमने कर लिए, उसके बाद यहां पर जो क्वेश्चंस है ना, मेरा एम यहां पर ये नहीं है कि मैं डायरेक्शन पे फोकस करूं अभी, वैसे तो डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। अभी मेरा एम डायरेक्शन नहीं है, अभी चूंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, तो मेरा एम यहां पर सिर्फ वैल्यूज निकालने का है, ओनली वैल्यूज। ध्यान रखना, मैं डायरेक्शन पर फोकस नहीं कर रहा हूं, इवन प्लस माइनस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, सिर्फ वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं इस बात पे अभी हम फोकस करेंगे, फिगर को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं इस बात पे फोकस करेंगे। तो आप समझो, अब अगर आप फर्स्ट प्रॉब्लम की यहां पर बात करते हो, प्रॉब्लम नंबर ए की, तो देखो लेंथ BC, तो अगर मैं इसको LBC नाम दे दूं, तो आप देखो BC लेंथ आपको ये दिखाई दे रही है, B2C, तो आपको ना कहीं भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की वैल्यूज नहीं उठानी है, आपको किसकी वैल्यू उठानी है? सिलेंड्रिकल। तो B से C जा रहे हो ना, लेंथ BC, B2C, आपको ये पॉइंट समझना है, जैसे मैंने बोला कि यहां पर मैं डायरेक्शन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, तो आप ये मत सोचो आप B2C जा रहे हो, डायरेक्शन कहीं मेंशन भी नहीं है, आप सिर्फ लेंथ BC के बारे में सोचो, ओनली BC। तो BC अगर आप देखोगे, आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि जब आप लेंथ की बात करते हो तो सिर्फ एक पैरामीटर चेंज होता है, अगर x y z की बात करें तो या तो x चेंज होगा, या तो y, या तो z। ठीक है, एक डायरेक्शन में। तो यहां पर अब आप समझो, आप देखो BC 5 और π/2 दोनों सेम है, चेंज कौन हो रहा है? z। दिखाई दे रहा है, इवन अब आपको फिगर की जरूरत भी नहीं है, यकीन मानो, चेंज हो रहा है z। ठीक है, और मुझे ये बताओ, जब मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल लेंथ के बारे में, तब मैंने क्या बोला था कि अगर z चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन भी क्या होगा? AZ। अगर रो चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन भी क्या होगा? A रो। मतलब जो डायरेक्शन होता है डिफरेंशियल लेंथ के केस में वो अलोंग द लेंथ होता है। तो यहां पर सिर्फ z डायरेक्शन में चेंज है और z में ही चेंज है। तो कितना चेंज है? या तो आप ऐसे देख सकते हो डायरेक्टली 10, लेकिन अगर मोर सिस्टमैटिक करना है, क्योंकि जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो और भी वैल्यूज सामने मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे हमने देखा था रो मल्टीप्लाई होता है, रो d phi a phi, ठीक है ना, d phi a phi वाले केस में। तो मोर सिस्टमैटिकली करना है तो आप देख लो, जब रो और फाई दोनों सेम होते हैं, जेड चेंज होता है, तो क्या था आपका डीएल का वैल्यू? तो डीएल का वैल्यू जो था आपका वो था यहां पर dz az, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डीएल है वो आप चाहो तो यहां साइड में लिख के रख लो, पूरा डीएल ऐसा था, डी रो ए रो d phi a phi dz az। तो आप जानते हो यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? z। रो और फाई में कोई चेंजेस नहीं है, तो आप लिखोगे dl की वैल्यू dz az। जैसे मैंने बोला कि अभी
हमारा टारगेट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो डीएल की वैल्यू डीजेड है, आपको देखो डीएल पता है और आपको चाहिए क्या, एल। आप खुद सोचो ना, ये डीएल या डीएस या डीवी जो आप पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, उसका यूज क्या था, स्मॉल लेंथ पता हो तो पूरी लेंथ कैसे निकालोगे, डीएल मींस स्मॉल लेंथ, तो इंटीग्रेशन करो पूरी लेंथ निकाल लो, डीएस स्मॉल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन करो पूरा सरफेस एरिया निकाल लो, ये है लॉजिक। तो यहां पर अब आप देखो, अगर आपको एलबीसी अचीव करना है तो लिमिट आपकी कहां से कहां होगी, अभी डायरेक्शन पे फोकस मैं नहीं कर रहा हूं, तो बीसी है तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं लिमिट में, 0 से 10, और डीएल का इंटीग्रेशन, तो एलबीसी कितना हो जाएगा, देखो 0 से 10 डीजेड, ठीक है, जैसे मैंने बोला डायरेक्शन भी अभी मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, तो dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, z 0 से 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10, और वो चीज आपको डायरेक्टली दिखाई दे रही थी, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया 10। क्लियर हो गया। सेकेंड एक और कैलकुलेशन देखो, लेंथ CD, अब आप समझोगे कि मैंने ये प्रोसेस क्यों बताया जबकि यहां पर आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा था। CD देखो थोड़ा सा कर्व है, तो यहां पर अब डायरेक्ट लेंथ कैसे देखोगे, आप नहीं देख पाओगे, लेकिन अब CD के पॉइंट्स देखो, बहुत कुछ क्लियर होगा। CD में देखो Z सेम है, रो सेम है, फाई चेंज हो रहा है, तभी तो ऐसा कर्व शेप बना है, क्योंकि फाई चेंज हो रहा है, 0 to π/2, देखो 0 डिग्री 0 रेडियन सेम थिंग, 0 to π/2, इस बात को आप समझो, आप 0 to π/2 जब आप लिमिट लोगे तो आपको डीएल पता करना पड़ेगा पहले, तो डीएल जो होता है आप समझो क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाई चेंज हो रहा है, तो डीएल क्या होगा, रो डी फाई ए फाई, मतलब डीएल की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या मेंशन करोगे आप, रो डी फाई, क्योंकि डायरेक्शन पे फोकस मैं कर नहीं रहा हूं, यहां मैंने इसलिए लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, ए फाई डायरेक्शन रो डी फाई चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, लेंथ सी डी, तो यहां पर π/2 से 0, पर मैंने बोला कि मैं प्लस माइनस पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, तो कहां से कहां चले जाओगे, 0 से π/2, तो 0 to π/2 dz आपने रखा था प्रीवियस केस में, लेकिन इस केस में क्या रखना होगा, dl इज इक्वल टू रो डी फाई। पॉइंट क्लियर हो गया, रो डी फाई ये आपका dl है, डायरेक्शन पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर आपका यहां पर आ जाएगा, देखो रो तो कांस्टेंट है, रो की कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, देखो CD में 5 है, तो 5 आपका आउटसाइड हो गया, d5 का कितना आ जाएगा 5, तो π/2 और 0, तो जब लिमिट पुट करोगे तो यहां पे क्या आएगा, π/2 माइनस 0, तो आंसर क्या मिलेगा 5 π/2। अच्छे से क्लियर हो गया ये पॉइंट, तो काफी आसानी से आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। नाउ सी को देखो क्या है, सरफेस एरिया ABCD, तो देखो ABCD वैसे देखने जाओगे तो ABCD ये सरफेस एरिया अचीव करना है, जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ पॉइंट पे फोकस करो, ABCD स्टार्टिंग के 4, यहां पर देखो कौन कौन चेंज हो रहे हैं, तो आप देखो सब में रो सेम है आपका 5, और देखो 5 जो है 0 भी है, π/2 भी है, और Z भी जो 0 है और 10 है, मतलब रो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है आपका फाई और Z में। और अगर आपको याद हो सरफेस एरिया का कंसेप्ट, तो सरफेस एरिया में यही तो होता था, फाई और Z दो चेंज होगा और एक कांस्टेंट रहेगा, और जो कांस्टेंट रहेगा वही क्या होता था, डायरेक्शन होता था, याद करो। तो यहां पर अगर आपको मैं ds का फॉर्मूला शो कर दूं, तो देखो यहां पर ये 5 π/2 आपने लिख लिया होगा, तो यहां पर मैं ds की वैल्यू शो कर रहा हूं, ds इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये होता था हमारा रो डी फाई डी जेड ए रो प्लस डी रो डी जेड ए फाई प्लस नेक्स्ट होता था हमारा डी रो सामने डी फाई ए जेड, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला होता था। और इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी सिखाई हुई हैं, तो मैंने तो यहां डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आपको ट्रिक का इस्तेमाल करके वीडियो को पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करनी है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी आप दिमाग में रख पाओगे, ठीक है। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो सरफेस एरिया ABCD जहां हमने डिसाइड किया कि रो सेम है और फाई और जेड में चेंजेस हैं, तो देखो डी फाई डी जेड कहां दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है ना, देखो डी मतलब क्या, चेंज, तो डी फाई डी जेड आपको दिखाई दे रहा है, और डायरेक्शन क्या है, रो है, आप देख सकते हो।
यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये वाला टर्म खाली आएगा आपका। आपको ना सही टर्म पहचानना आना चाहिए। तो आपने फिर से सही टर्म पहचान लिया, देखो काफी आसानी से। फिगर की तरफ तो आपने देखा ही नहीं, सिर्फ इनको देखा आपने। तो आप देखो आंसर क्या हो जाएगा। अब सरफेस एरिया आपको अचीव करना है, ठीक है। तो आपके पास ds है, ds आपने पहचान लिया, ये वाला टर्म है। आपको s निकालना है, कुछ नहीं करना, बस ds का इंटीग्रेशन कर दो। तो कितना हो जाएगा, देखो s a b c d आप निकाल रहे हो, तो आप क्या करोगे, ds का इंटीग्रेशन। तो सिंपली बस आपको क्या करना है, ds की वैल्यू आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अगेन मैं यूनिट वेक्टर पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, अगेन मैं डायरेक्शन पे भी ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, रो डी फाई डी जेड। तो कितना होगा, डबल इंटीग्रेशन रो डी फाई डी जेड। डबल इंटीग्रेशन क्यों हुआ, सरफेस है ना, आप देखो डी फाई डी जेड दो बार है, तो दो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, एक फाई के रेस्पेक्ट में और एक जेड के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अब देखो रो तो आपका कांस्टेंट है, रो किस पे कांस्टेंट है आपका, 5 पे कांस्टेंट है। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 5 डबल इंटीग्रेशन डी फाई डी जेड। और फाई की वैल्यू कहां से कहां वेरी हो रही है, जैसे मैंने बोला छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू, ऐसा आप लिमिट अभी ले लो। अभी जस्ट आपको ना वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है। तो आप क्या लोगे, 0 से π/2 ये फाई की रेंज है, और 0 से 10 ये आपकी z की रेंज है, ठीक है, जो जो चेंज हो रहे हैं। तो यहां पर देखो अब आंसर कितना आएगा, 5 तो आउटसाइड हो गया, इसको आउटसाइड कर दो। देखो ये सब जो डबल इंटीग्रेशन आते हैं ना, जहां पे लिमिट कांस्टेंट्स हो, इसमें ज्यादा टेंशन मत लो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके बस मल्टीप्लाई कर लो, इतना ही आसान होता है। मतलब 5 कांस्टेंट बाहर कर दिया, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई होगा, उसकी लिमिट क्या है 0 से π/2 है। डी जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, z होगा, उसकी लिमिट क्या है 0 से 10, लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया, ये आ जाएगा हम लोगों का 5 π/2 इंटू 10। क्लियर है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 पाई। आप चेक कर लो फिर से, 5 π/2 होगा, तो 5 π/2 इंटू 10, तो 10/2 5 हो जाएगा, तो 25 पाई, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, सरफेस एरिया ABCD, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट निकाल लेने के बाद नेक्स्ट आपका क्या पूछा है, देखो सरफेस एरिया ABO। ABO क्या है देखते हैं, ABO, अच्छा ये वाला सरफेस एरिया है। लेकिन अगेन फिगर तो बस मैं आपको बस शो कर रहा हूं, ये काफी है, निकाल लेंगे हम लोग। तो थोड़ा सा भी क्लीन करते हैं, फिर सरफेस एरिया ABO निकालते हैं। तो अब आप देखो सरफेस एरिया ABO ना, तो A पे नजर बनानी है, B पे नजर बनानी है और O पे नजर बनानी है। तो ABO देखो 5 5 0, रो तो चेंज हो रहा है भाई, 2 में 5 था, 1 में 0 है। और क्या है आपका 5 को देखते हैं, 0 π/2 चेंज हो ही रहा है, आप देख सकते हो, कहीं भी एक भी चेंज हुआ मतलब चेंज है। वो तीनों पॉइंट पे नजर बनाओ जो बोला है सरफेस एरिया ABO। अब Z को देख लेते हैं, 100% वो चेंज नहीं होना चाहिए, अगर वो चेंज हुआ तो प्रॉब्लम ही रॉन्ग है फिर। 0 0 और 0, यस Z चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि कोई दो चेंज होने चाहिए ना जब आप सरफेस एरिया निकाल रहे हो। तो आपको पता चल गया है कि Z चेंज नहीं हो रहा है, और क्या क्या चेंज हो रहे हैं, रो और फाई। तो ढूंढ लो यहां पर, डी रो डी फाई, ये वाला रहा, दिख रहा है। और मैंने हमेशा बोला है, देखो या तो चेंज को देख लो, या तो ये समझ लो जो चेंज नहीं हो रहा उसका जो बच गया वो डायरेक्शन है। तो जब Z चेंज नहीं हो रहा मतलब Z डायरेक्शन है, तो स्मॉल az ढूंढ लो, स्मॉल az भी यही है। तो ये वाला होगा आपका ds, ये लास्ट वाला। क्लियर है। अब निकाल लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का, D। तो कितना आ जाएगा सरफेस एरिया, ds का इंटीग्रेशन, बट आपको पता है डबल इंटीग्रेशन, तो ये वाला आपको करना है। तो क्या लिखोगे, रो डी फाई, और रो की लिमिट क्या होगी आपकी 0 to 5, आप देख सकते हो ABO 0 भी है 5 भी है, और फाई की लिमिट क्या होगी 0 से π/2, ABO में आप देख सकते हो। Z तो कांस्टेंट है। यहां पर ना आप केयरफुल रहना, दो कैलकुलेशन में ऐसा हुआ था कि रो क्या था, कांस्टेंट था, तो रो बाहर आ गया था। यहां पे रो कांस्टेंट नहीं है, यहां पे डी रो है, तो रो का इंटीग्रेशन करना है ना, गलती नहीं करना। तो यहां पर देखो अब क्या हो जाएगा, फाई में तो और कुछ है नहीं, तो डी फाई का फाई हो जाएगा। तो इसको तो आप पहले लिख लो, डी फाई का फाई 0 से π/2, रो का डी रो के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर बाई 2, एक्स का क्या होता है dx के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है ना। अगेन बेसिक्स हमेशा साथ लेकर चलना है। अब देखो 0 से 5,
तो यहां पर कितना होगा, ये तो पाई बाय 2 आ जाएगा और 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, ये रो स्क्वायर बाय 2 दिखाई दे रहा है ना। अंदर क्या होगा, रो स्क्वायर 25 माइनस 0, तो क्या बचेगा 25, 1/2 तो पहले ही बाहर कर दिए थे। तो यहां से देखो कितना आएगा 25/4, ऐसे ही लिख देते हैं 25 पाई बाय 4, वैसे तो 6.25 हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली आप लिख दो क्योंकि अभी आप सीख रहे हो ना, कंसेप्ट सीख रहे हो। अब आप देखो डी अचीव कर लेने के बाद नेक्स्ट है ई, सरफेस एरिया AOFD। तो यहां पर अगर आप AOFD पर फोकस करते हो, अब आप समझ गए हो, इसको देखने की जरूरत है नहीं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। AOFD ना, तो A है, O है, इसके अलावा F है और D है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट दिख रहे हैं आप लोगों को। अब देखते हैं लास्ट के 3 है ना, ध्यान रखना। तो 5 5 0 0, रो चेंज हो रहा है, 0 पाई बाय 2, नहीं 0 और लास्ट के 3 है 0 0 0, 5 चेंज नहीं हो रहा, देख सकते हो पहला भी 0 है और लास्ट के तीनों भी 0 है, 5 चेंज नहीं हो रहा। यहां से जो आपका Z है 0 10 10 0, मतलब यहां से आपको समझ में आ गया है कि जो 5 है 0 0 0 0, 5 चेंज नहीं हो रहा, रो चेंज हो रहा है 5 5 0 0 और Z चेंज हो रहा है 0 10 10 0। तो आप ढूंढो, अब 5 चेंज नहीं हो रहा और रो चेंज हो रहा है और Z चेंज हो रहा है, तो डी रो डी Z ढूंढ लो या स्मॉल a5 ढूंढ लो, ये रहा बीच वाला। ठीक है, मैंने बेसिकली सबको लिया है एक बार, तो आप देखो ये वाला आप ले सकते हो। अब तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, S की वैल्यू डबल इंटीग्रेशन, आपको पता है ये लिखना है, तो क्या आएगा यहां पे डी रो डी Z, डायरेक्शन पे भी फोकस कर नहीं रहे, और यहां पर आंसर देखो, मैंने क्वेश्चन ही ऐसा लिया है कि हमें अभी सिर्फ वैल्यूज पर फोकस करना पड़े, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। आगे मैं ऐसे भी क्वेश्चन लूंगा जहां पर आपको डायरेक्शन पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो डी रो डी Z आपने लिख लिया। अब बताओ मुझे कि रो की वैल्यू कहां से कहां चेंज हो रही है, 0 से 5, Z की वैल्यू 0 से 10, तो ये काफी आसान हो जाएगा, डी रो का रो डी Z का Z, तो आंसर क्या हो गया 10 × 5 50। ये सबसे इजी था। वैसे अगर फिगर वाइज देखें इसे, तो आप देखो AOFD ये वाला था आपका। अब लास्ट वॉल्यूम, अब देखो जहां वॉल्यूम बोल दिया ना, एक पॉइंट के लिए श्योर रहो, सारे पॉइंट बोलेगा वहां पर, गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, सारे पॉइंट्स होने ही हैं जब वॉल्यूम की बात करेगा। तो ये ऑल पॉइंट्स मतलब पूरा स्ट्रक्चर की बात कर रहा है अब वो। तो वॉल्यूम हमें पता है स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने पढ़ रखा है। आपको डीवी का फॉर्मूला पता है ना, आपको क्या निकालना है, वी निकालना है, तो बस यहां पर भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीवी का। लेकिन जिस तरह से लेंथ में डीएल से जब एल निकालना था तो एक बार इंटीग्रेशन किए, डीएस से जब एस निकालना था 2 बार किए, तो डीवी में तो तीनों चेंज होते हैं, तो कितनी बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, 3 बार। तो लास्ट कैलकुलेशन हमारा होगा कैलकुलेशन एफ वॉल्यूम का। तो अब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहां पर सारे पॉइंट्स ये हैं हमारे, तो एफ कैलकुलेशन जो है वॉल्यूम क्या करोगे, डीवी का इंटीग्रेशन, इसका मतलब आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, अच्छा सिलेंड्रिकल के लिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, डीवी का रो डी फाई डी जेड, ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने लिखाया है, आपके पास नोट्स बने हुए हैं, ट्रिक भी है, आप जाकर देख लो। तो यहां पर आप देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन करो, रो डी फाई डी जेड, आपको पता है ना तीनों चेंज हो रहे हैं, सारे पॉइंट्स घूम के आओ, रो जो है 0 से 5 चेंज हो रहा है, z जो है 0 से 10 चेंज हो रहा है, और जो फाई है 0 से पाई बाय 2 चेंज हो रहा है, हमें पता ही है। तो सबकी लिमिट आप लिख दो यहां पर, रो डी फाई डी जेड, तो लिमिट क्या हो जाएगी, रो की 0 से 5, फाई की 0 से पाई बाय 2 और z की 0 से 10। तो यहां पर जैसा मैंने बोला घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी लिमिट कांस्टेंट हो, 3 इंटीग्रेशन हो, 3000 इंटीग्रेशन हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस सबको सेपरेटली सॉल्व कर देना और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा, रो का डी रो के रेस्पेक्ट पे, तो रो स्क्वायर बाय 2, डी फाई का नॉर्मल कितना आ जाएगा, फाई, डी जेड का जेड। रो की लिमिट क्या है, 0 से 5 है, फाई की 0 से पाई बाय 2, जेड की 0 से 10। तो यहां पर आप देखो
25 और 0 तो 0 रहेगा, तो 25/2 ये हो जाएगा π/2 क्योंकि नीचे वाली 0 है, और 10 क्योंकि अगेन नीचे वाला 0 है। तो यहां से अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखो ये 2 और ये 5, तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा अब यहां से 125 π/2। क्लियर अच्छे से? तो ये आपका फुल एंड फाइनल वॉल्यूम का आंसर आ गया, और ये सारी प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व हो गई। देखो जब हमने स्टार्ट किया था तो काफी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन नजर आ रहा था, लेकिन अब आप समझ गए होंगे कितना इजी क्वेश्चन था। ओनली सिर्फ पॉइंट्स आपको देखने थे और फॉर्मुलेज आपको माइंड में रखने हैं। यहां पर इस तरह के मैं और भी ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, स्टैंडर्ड बुक से आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।